नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हमारे हाथ एक स्क्रीन प्ले के कुछ पन्ने लगे हैं जिसका नाम काफी दिलचस्प है, गुड़गांव का खामोश कत्ल। हाँ, नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है ना, खामोश कत्ल। बिल्कुल, ये एक क्राइम थ्रिलर की तरह लगता है, पर इसमें थोड़ी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री वाली बात भी है। जी, और कहानी सेट है गुड़गांव के सेक्टर 57 में, सिल्वर हाइट्स अपार्टमेंट्स। मतलब बिल्कुल आज का माहौल। हाँ, और ये स्क्रिप्ट शायद एक छोटी फिल्म या हो सकता है किसी वेब सीरीज के एक एपिसोड के लिए लिखी गई हो। करीब 10-15 मिनट का ड्यूरेशन लगता है। अच्छा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस स्क्रीन प्ले के धागे खोलेंगे, इसकी कहानी, इसके किरदार और ख़ास तौर पे ये देखेंगे कि किरदारों के बीच की बातचीत, उनके संवाद कैसे इस पूरे रहस्य पर से धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं। सही कहा। डायलॉग्स अक्सर कहानी की जान होते हैं, खासकर मिस्ट्री में। देखते हैं यहाँ कैसे इस्तेमाल हुए हैं। ये है सुबह के वक्त गुड़गांव का सिल्वर हाइट्स अपार्टमेंट्स। घना कोहरा छाया हुआ है और माहौल में एक अजीब सी ठंडक और तनाव है। हाँ, स्क्रीन प्ले शुरुआत में ही वो मूड सेट कर देता है। एक बेचैनी सी महसूस होती है। और हम देखते हैं राकेश, बिल्डिंग का वॉचमैन। वो बेचारा बुरी तरह घबराया हुआ है और फ्लैट 903 का दरवाजा पीटे जा रहा है। चिल्ला रहा है, रिया मैडम आप ठीक तो है ना? हाँ, और फिर एक छोटी सी डिटेल जो ध्यान खींचती है, दरवाजे के नीचे से पानी रिस रहा है। ये छोटी सी बात फौरन खतरे का अंदेशा देती है, कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, और यहीं से कहानी रफ्तार पकड़ती है। दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर का मंजर। अंदर लिविंग रूम बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई उथल पुथल नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं। लेकिन जैसे ही नजर बेडरूम पर जाती है, वहां फर्श पर 26 साल की रिया शर्मा बेजान पड़ी है। आंखें खुली हुई हैं, जैसे कुछ देख रही हूं। बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल है। और यहीं पर पहली पहेली सामने आती है। न खून का कोई निशान, न जिस्म पर कोई खरोच। ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई हाथापाई हुई हो, बस जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो, खामोशी से। ये चीज इसे एक आम क्राइम सीन से कहीं ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। सवाल उठता है, हुआ क्या, कैसे? सही कहा, ये एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसा लगता है, लेकिन बिना किसी जाहिर हथियार या तरीके के। यहीं से कहानी हमें अपनी गिरफ्त में लेना शुरू करती है। और इसी उलझन के बीच एंट्री होती है एसीपी अर्जुन मेहता की। हाँ, हमारा जासूस। स्क्रीन पे बताता है कि वो 40 के दशक के हैं, शांत लेकिन तेज नजर वाले, अनुभवी लगते हैं। वो आते ही मुआयना शुरू करते हैं। शुरुआती जांच में क्या पता चलता है? पहली बात तो ये कि दरवाजा अंदर से बंद था, नो फोर्स्ड एंट्री। अच्छा, तो मतलब बाहर से कोई नहीं आया? जाहिर तौर पर तो नहीं, और जैसा हमने देखा मौके पर कोई हथियार भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मामला और उलझ गया। हाँ, ये अंदर से बंद दरवाजा वाला एंगल क्लासिक है, लेकिन यहाँ मौत का तरीका छुपा होने की वजह से ये ज्यादा असरदार लगता है। फॉरेंसिक ऑफिसर भी हैरान है। उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? शुरुआती रिपोर्ट कहती है शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं, नील। ये वाकई अजीब है। तो एसीपी मेहता को क्या लगता है? उन्हें फौरन शक हो जाता है कि ये मामला सीधा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, पर वो कुछ क्या है ये अभी पकड़ में नहीं आ रहा। तो पुलिस के हाथ अभी खाली हैं एक तरह से, लेकिन जांच आगे बढ़ती है। सबूतों की छानबीन शुरू होती है पुलिस स्टेशन में। हाँ, अब फोकस फिजिकल एविडेंस और डिजिटल ट्रेस पर जाता है। कमरे से मिले फिंगरप्रिंट्स, सिर्फ रिया के, कोई और नहीं। फोन रिकॉर्ड्स चेक होते हैं और यहाँ एक अहम जानकारी मिलती है। क्या? रिया ने अपनी मौत से पहले आखिरी कॉल नेहा खुराना नाम की एक महिला को किया था। नेहा खुराना? अच्छा, ये कॉल कब हुई थी? रात 11:30 बजे, और ये छोटी कॉल नहीं थी, करीब 17 मिनट लंबी बातचीत हुई। 17 मिनट, मौत से ठीक पहले। ये तो बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, लिहाजा ये बातचीत अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस की जांच की सुई अब नेहा खुराना की तरफ घूम जाती है। ये कौन है, क्या बात हुई थी? अगले दिन नेहा खुराना पुलिस स्टेशन में है पूछताछ के लिए। स्क्रीन प्ले उसे स्टाइलिश बताता है, लेकिन ये भी कि वो थोड़ी नर्वस है, घबराई हुई है। यहीं से किरदारों की बातचीत कहानी का रुख मोड़ने लगती है। ये इंटरोगेशन सीन है। हाँ, ऐसे में मेहता का अंदाज सीधा है। वो पूछते हैं, रिया से आपकी आखिरी बार बात हुई थी, क्या बात हुई थी उस रात? नेहा का जवाब सुनने में काफी सीधा और बेफिक्र लगता है। वो कहती है, उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था, थोड़ी घबराहट थी। मैंने कहा पानी पी लो, आराम करो। थोड़ी देर में उसने फोन रख दिया। एक दोस्त की फिक्र जैसा बयान है ना? हाँ। ऊपर से तो यही लगता है, लेकिन यहीं पर एसी के मेहता एक और सवाल करते हैं, क्या आप उस रात उससे मिलने गई थीं? और नेहा का जवाब तुरंत,
नहीं, मैं क्यों जाऊंगी। इनकार, साफ इनकार। लेकिन यहीं स्क्रीन प्ले एक बहुत बारीक लेकिन जबरदस्त चीज करता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है, नेहा की आंखों में एक पल की हिचकिचाहट। हाँ, बस एक पल की। लेकिन ये कितनी अहम है, ये छोटा सा डिटेल। ये दिखाता है कि शायद वो पूरी तरह से सोची समझी अपराधी नहीं है। दबाव में उसकी बनावट, उसका झूठ दरकने लगता है। बिल्कुल। बातचीत का ये पल दर्शक को भी जासूस बना देता है। क्या ये सिर्फ घबराहट थी या वो कुछ छुपा रही है? यहीं से संदेह पैदा होता है। और ये सिर्फ डायलॉग से नहीं, बल्कि उस नॉन वर्बल क्यू से आता है। हाँ, ये हिचकिचाहट बहुत कुछ कह जाती है बिना कुछ कहे। लेकिन जांच सिर्फ बातचीत पर नहीं रुकती। एसीपी मेहता सिर्फ इंट्यूशन पर नहीं चलते। सही। अब वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गेट की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। और यहाँ मिलता है पहला बड़ा झटका। नेहा का झूठ पकड़ा जाता है। क्या दिखता है फुटेज में? फुटेज में साफ दिखता है कि नेहा रात 12:03 पर अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हो रही है। 12:03 पर, जबकि उसने कहा था वो गई नहीं। एग्जैक्टली। और उसने हुड पहना हुआ है, शायद चेहरा छिपाने की कोशिश। अच्छा। और फिर वो सुबह 3:10 पे बाहर निकलती है। यानी करीब 3 घंटे वो अंदर थी। 3 घंटे। और निकलते वक्त उसके हाथ में एक छोटा सा थर्मस भी है। थर्मस? आधी रात को थर्मस लेके किसी के घर जाना और फिर सुबह लेकर निकलना, ये बहुत अजीब है। हाँ, ये उसके बयान "मैं क्यों जाऊंगी" से बिल्कुल उलट है। और ये थर्मस वाली बात, ये शक पैदा करती है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक और तकनीकी सबूत सामने आता है, रिया की स्मार्ट वॉच का डेटा। स्मार्ट वॉच का डेटा? अरे वाह, आजकल ये भी सबूत बन जाते हैं। क्या मिला उसमें? हाँ, आजकल वेरेबल्स काफी जानकारी दे देते हैं। डेटा दिखाता है कि रात 12:04 यानी नेहा के बिल्डिंग में घुसने के ठीक 1 मिनट बाद रिया की हार्ट रेट अचानक बहुत तेज हो जाती है। तेज हो जाती है? मतलब वो शायद डरी हुई थी या घबराई हुई थी। हो सकता है, या कोई और वजह। लेकिन जो इसके बाद होता है वो ज्यादा चौंकाने वाला है। ठीक 12:15 बजे हार्ट रेट गिरकर 0 हो जाती है। 0 मतलब मौत? हाँ, डेथ रिकॉर्डेड एट 12:15 AM। ये टाइमिंग बहुत मायने रखती है। नेहा के आने के फौरन बाद रिया का दिल तेज धड़कना और फिर 15 मिनट के अंदर रुक जाना। तो शक अब पुख्ता होता जा रहा है। नेहा का पहला बयान झूठा साबित हो गया है। वो रिया की फ्लैट में थी जब रिया की मौत हुई। बिल्कुल। सीसीटीवी और स्मार्ट वॉच ने मिलकर उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अब सवाल यह है कि वो थर्मस और रिया की मौत का क्या कनेक्शन है? क्या था उस थर्मस में? यही कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, इस बार वैज्ञानिक तरीके से। फोरेंसिक अफसर एसीपी मेहता के पास एक नई रिपोर्ट लेकर आता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ नया मिला? हाँ, इसे ऑटोप्सी अडेंडम कहा गया है। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नई जानकारी जोड़ी गई है, पहली बार में शायद नजर नहीं आई थी। अच्छा, क्या मिला इस बार? कुछ ऐसा जो पहले छूट गया था? दोबारा बहुत बारीकी से जांच करने पर रिया के गले के अंदरूनी हिस्से में, मतलब इंटरनल टिश्यू में, बेहद बारीक, लगभग अदृश्य जलने जैसे निशान मिले हैं। जलने के निशान? लेकिन बाहर तो कोई निशान नहीं था। हाँ, यही खास बात है। और ये गर्मी से नहीं, बल्कि अत्यधिक ठंड से जलने के निशान हैं। स्क्रीन प्ले ने माइक्रोबर्न्स कहता है। फ्रॉस्ट बाइट जैसा, लेकिन अंदरूनी? ठंड से जलने के निशान गले के अंदर? बाप रे, ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। मैं भी हैरान थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? फोरेंसिक अफसर समझाता है, ये लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हो सकता है। अगर इसे किसी तरह इनहेल कर लिया जाए या पी लिया जाए। लिक्विड नाइट्रोजन? अरे हाँ, ये पदार्थ इतना ज्यादा ठंडा होता है, -196 डिग्री सेल्सियस तक, कि ये संपर्क में आने वाले ऊतकों को इतने तेजी से जमा देता है कि अंदरूनी क्षति बहुत गंभीर होती है। और सबसे खतरनाक बात, बाहर शायद कोई निशान न दिखे। और इससे तुरंत कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बिल्कुल, शॉक और इंटरनल डैमेज से। तो मतलब वो थॉमस, एसीपी मेहता को फौरन वो सीसीटीवी फुटेज याद आती है जिसमें नेहा थर्मस लेकर निकल रही थी। एग्जैक्टली। अब वो थर्मस वाली बात समझ में आ रही है। लिक्विड नाइट्रोजन को आमतौर पर ऐसे ही इंसुलेटेड कंटेनर, जैसे थर्मस फ्लास्क, में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वो तरल बनी रहे। सारी कड़ियां जोड़ने लगी हैं। ये तो बहुत ही चालाकी से किया गया कत्ल लगता है। हाँ, ये एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में आमतौर पर कोई सोचता भी नहीं, और शायद इसी ये चुना गया
कितना भयानक है कि इतनी आसानी से उपलब्ध चीज, खासकर अगर नेहा फूड स्टाइलिंग इंडस्ट्री में है जहां इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, फूड स्टाइलिंग में तो होता है इसका इस्तेमाल, वो ड्रामेटिक स्मोक इफेक्ट के लिए। बिल्कुल, तो ये चीज एक घातक हथियार बन सकती है। स्क्रीन प्ले यहाँ साइंस का इस्तेमाल करके रहस्य को एक विश्वसनीय लेकिन चौंकाने वाला हल देता है। अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। नेहा झूठ बोल रही थी, वो मौके पर थी, उसके पास एक थर्मस था और मौत की वजह लिक्विड नाइट्रोजन हो सकती है। अब बस कन्फेशन बाकी है। नेहा से दोबारा पूछताछ का वक्त आ गया है। इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। एसीपी मेहता के सामने टेबल पे सारे सबूत बिखरे हैं, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें, स्मार्ट वॉच डेटा का प्रिंट आउट और सबसे बढ़कर ऑटोप्सी की नई चौंकाने वाली रिपोर्ट। ये बातचीत कहानी का क्लाइमैक्स है। नेहा भी समझ गई होगी कि अब खेल खत्म हो चुका है। एसीपी मेहता अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, कोई भूमिका नहीं बांधते। वो पूछते हैं, तुम लिक्विड नाइट्रोजन के साथ काम करती हो ना? फूड स्टाइलिंग में इस्तेमाल होता है ये। नेहा की चुप्पी टूटती है, आवाज कांप रही है। वो धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए मान लेती है, हाँ। ये पहला कदम है कबूलनामे की तरफ। फिर एसीपी मेहता अगला सवाल दागते हैं, सबूतों की तरफ इशारा करते हुए। तुमने उस रात उसे पीने के लिए कुछ दिया था और तुमने उसमें नाइट्रोजन मिलाई थी। सीधा आरोप, अब अटकलों की गुंजाइश नहीं। और यहीं पर नेहा पूरी तरह टूट जाती है। वो रोने लगती है। आंसुओं के बीच उसकी असली मंशा सामने आती है। वो कहती है, वो सब कुछ बर्बाद करने वाली थी, मेरा बिजनेस, मेरा नाम। तो ये थी वजह, मोटिव, प्रोफेशनल रंजिश, शायद कोई ब्लैकमेलिंग या पर्दाफाश का डर। कहानी से पूरी तरह खोलती नहीं, लेकिन इशारा काफी है। लेकिन फिर वो एक और बात कहती है, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, बस डराना चाहती थी। हाँ, ये क्लासिक डिफेंस है। इंटेंशन नहीं था। क्या इस पर यकीन किया जाए या क्या वाकई उसका इरादा सिर्फ डराने का था और हालात काबू से बाहर हो गए? स्क्रीन प्ले इस सवाल को शायद दर्शक के लिए खुला छोड़ता है। ये उसे थोड़ा मानवीय या शायद और ज्यादा भयानक दिखाता है। कहना मुश्किल है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। क्या वो एक सोची समझी कातिल है या कोई ऐसा इंसान जो गुस्से और डर में भयानक गलती कर बैठा? उसका अगला बयान और भी खौफनाक है। वो उस रात का जिक्र करती है, उसकी आवाज कांप रही है। वो कहती है, उसने एक बार जोर से सांस ली, फिर खामोशी छा गई। ये बताता है कि मौत कितनी अचानक और कितनी खामोश थी। और फिर वो जो कहती है वो रोंगटे खड़े कर देता है। मैं निकलने से पहले 3 घंटे इंतजार करती रही, वो हिली तक नहीं। 3 घंटे? वो 3 घंटे लाश के साथ उसी फ्लैट में। ये इंतजार क्या दिखाता है? उसका डर, उसका अपराध बोध, या सबूत मिटाने या सोचने का वक्त? शायद सब कुछ। ये 3 घंटे की खामोशी शायद कत्ल जितनी ही भयावह है। बिल्कुल, ये 3 घंटे उसके अंदर चल रहे तूफान और फिर शायद एक ठंडेपन को दिखाते हैं। ये डिटेल्स किरदार को और जटिल बनाती हैं। स्क्रीन प्ले का अंत होता है एसीपी मेहता के एक शांत दृश्य से। सुबह हो रही है, शहर पर अभी भी कोहरा है। वो पुलिस स्टेशन की बालकनी में खड़े सिगरेट पी रहे हैं और नीचे धीरे धीरे जागते शहर को देख रहे हैं। शायद वो इस केस के बारे में, इंसान के अंदर छिपे अंधेरे के बारे में सोच रहे हैं। और इसी दृश्य पर उनका वॉइस ओवर आता है जो पूरी कहानी का सार है। कोई घाव नहीं, कोई हथियार नहीं, बस भरोसा जो कातिल बन गया। ये पंक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं। रिया ने नेहा पर भरोसा किया होगा, शायद इसीलिए उसने वो ड्रिंक पी या इनहेल की होगी जो नेहा ने दी। भरोसा ही उसे ले डूबा। और नीचे शहर अपनी रफ्तार से चल रहा है, इस खामोश कत्ल से बिल्कुल बेपरवाह। ये बड़े शहरों की उस उदासीनता पर भी एक टिप्पणी है ना, जहां ऐसी त्रासदियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। तो ये था गुड़गांव का खामोश कत्ल, स्क्रीन प्ले का हमारा विश्लेषण। एक ऐसा केस जो बाहर से देखने पर शायद नेचुरल डेथ या कुछ और लगता, लेकिन जांच की बारीकियां, किरदारों की बातचीत में छुपे संकेत, वो हिचकिचाहट याद है? हाँ। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, जैसे सीसीटीवी और स्मार्ट वॉच डेटा, और फॉरेंसिक साइंस ने मिलकर इस खामोश कत्ल का राज खोला। हमने देखा कैसे हर छोटी चीज मायने रखती थी। नेहा की वो एक पल की हिचकिचाहट, सीसीटीवी में दिखा वो थर्मस, स्मार्ट वॉच का डिजिटल सबूत और आखिर में वो माइक्रोबर्न्स। ये सब मिलकर एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जिसमें हथियार अदृश्य था। ये कहानी दिखाती है कि आज के दौर में जासूसी कैसे बदल गई है, जहां पारंपरिक पुलिसिंग और आधुनिक तकनीक साथ मिलकर काम करते हैं। और हाँ, किरदारों के संवादों ने, उनकी बातचीत ने, उनके झूठ,
डर और आखिरकार सच को सामने लाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, जैसा हमने शुरू में कहा था। बिल्कुल, बातचीत ही वो चाबी थी जिसने इस खामोश कत्ल का ताला खोला। स्क्रीनप्ले की आखिरी लाइन वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कुछ कत्ल के लिए हथियार की जरूरत नहीं होती, बस खामोशी काफी है। सच में, ये लाइन दिमाग में घूमती रहती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे भरोसा, जो रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है, वही सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और कैसे खामोशी, चाहे वो गुनाह पर पर्दा डालने की खामोशी हो या पीड़ित की खामोशी जो मदद नहीं मांग पाया, या फिर मौत की वो अंतिम खामोशी, ये सब कितना घातक हो सकता है। ये स्क्रीन प्ले सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये इंसानी रिश्तों के जटिलताओं, ईर्ष्या, डर और भरोसे के टूटने की कहानी भी कहता है। एक गहरा गोता था ये। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है गुड़गांव के इस खामोश कत्ल की कहानी और किरदारों की बातचीत के जरिए इसके रहस्य को परत दर परत खोलने का ये सफर हमारे सुनने वालों को पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार।